सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल सी टी वी एंड इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक स्मॉल जो क्वेश्चंस है या हम बोल सकते हैं M&A के जो क्वेश्चंस है हम वो एक बार डील करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो ABC इंडिया लिमिटेड इज़ अ मार्केट लीडर इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। इज़ प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई इनटू डिफेंस इक्विपमेंट बिजनेस that have been recently open up by the GOI। तो GOI ने ओपन करके रखा है। तो ये मार्केट लीडर है, ठीक है। प्रिंटिंग में जाना है इनको डिफेंस इक्विपमेंट बिजनेस में, ठीक है। और इसको पार्शली अभी ओपन करके रखा है GOI ने फॉर प्राइवेट सेक्टर। द मीन वाइल CEO ऑफ द कंपनी वांट्स टू गेट हिज कंपनी वैल्यूड बाय अ लीडिंग कंसल्टेंट, ठीक है, एज ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ हिज स्क्रिप्ट। तो मार्केट लीडर प्रिंटिंग इंडस्ट्री में है, डाइवर्सिफाई करना है डिफेंस में। तो पार्शली ओपन अप बाय द GOI फॉर द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बोला है, ठीक है। तो इन द मीन वाइल CEO जो है ऑफ द कंपनी वांट टू गेट कंपनी वैल्यूड, उसको अपने कंपनी का वैल्यूएशन करवाना है बाय अ लीडिंग कंसल्टेंट एज ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ हिज स्क्रिप्ट, ठीक है। अब उसने कंसल्टेंट को अप्रोच किया विद अ रिक्वेस्ट जो कि उसका वैल्यूएशन करो विद द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा हमको दे के रखा है कि शेयर प्राइस ये है और नंबर ऑफ शेयर्स भी दे के रखा है, तो शेयर कैपिटल आ जाएगा। डेप्ट दे के रखा है, पैट दे के रखा है, EBIT दे के रखा है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल, फिर ग्रोथ रेट है जो अब सिंस इधर ईयर की बात नहीं करी इन्होंने। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड 2009, ये ध्यान दो। तो 2009 तो मतलब 2010 से 2014 ग्रोथ रेट 8% है, फिर जो है 4% है, और फ्री कैश फ्लो बताया। द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वली ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन। क्या बोला है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वली ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन इन फ्यूचर, एंड द डेप्ट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 30%। और डेप्ट जो है इन 2014 ये है 30% से डिक्लाइन हो जाएगा। अब हमको कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एंड असर्टेन वैल्यू ऑफ द कंपनी, पहले तो कंपनी की वैल्यू पता करनी है। एंड असर्टेन विद द रूलिंग मार्केट प्राइस इज अंडर वैल्यूड। ये देखो कि जो रूलिंग मार्केट प्राइस है, क्या जो शेयर प्राइस है 66 या ये जो अगर मार्केट प्राइस है तो क्या ये अंडर वैल्यूड है, ठीक है। एज फेल बाय CEO पास ऑन फॉरगोइंग डेटा, एज्यूम डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी देख रखा है इस, और ठीक है, इक्विटी 16% एंड 30% ऑफ डेट रिपेमेंट इज मेड इन 2014। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन को देख लिया। तो देखो हमको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ द कंपनी निकालना है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो वैल्यू ऑफ कंपनी क्या होता है? वैल्यू ऑफ कंपनी होता है भैया कि जो फ्री कैश फ्लोज निकल रहे हैं, ठीक है, 2014 तक के निकलेंगे एक, तो फिर 2014 के बाद के निकलेंगे इन्फिनिटी तक। तो फ्री कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू करो, ठीक है, तब जाके वो आता है हमारा वैल्यू ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले जो है कंपटीशन कर रहा है टैक्स रेट का। जब टैक्स रेट का कंपटीशन की बात आती है तो वही हमारा जो नॉर्मल तरीका है कि EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करो, इंटरेस्ट माइनस करो तो PBT आएगा। PBT से जो ये इंटरेस्ट दे के रखा है, ठीक है, ये माइनस करा, PBT आया, और फिर टैक्स माइनस करो। पर टैक्स का अमाउंट दे के नहीं रखा है, पर हमको पैट का अमाउंट दे के रखा है। EBIT दे के रखा है, हमको पैट दे के रखा है, तो डिफरेंस आ गया हमारा टैक्स पेड। अब सिंस टैक्स पेड अपना डिफरेंस जो आ गया है, तो टैक्स पेड डिवाइड बाय PBT, ठीक है, टैक्स पेड डिवाइड बाय PBT का अपना करा तो टैक्स रेट आ गया, ठीक है, जो है 36%। ये हो गया हमारा 36%। अब कंपटीशन फॉर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो इस तरीके से जो है हमने टैक्स रेट कैलकुलेट किया। अब आती है वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ की। तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ भी हुआ है। एक तो हमने टैक्स रेट कैलकुलेट किया इससे, ठीक है, हमने टैक्स रेट कंप्यूट किया। रही बात है वर्किंग कैपिटल 44 लाख की, तो 44 लाख ये 8% से इंक्रीज़ हुआ, तो ये आया हमारा 3.52। एंड जो ये 8% से जो इंक्रीज़ हुआ है ये कंटिन्यू टू बी इंक्रीज, ये 8% रहेगा, ठीक है।
ये 8% से इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से जो है 2010 में इंक्रीज इन 2010 3.52 ये हमारा वर्किंग कैपिटल आया एंड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज 8% पर एनम। ठीक है, अब हमने चलो वर्किंग कैपिटल भी निकाले, मतलब देख रहे हो ना आप कि छोटा छोटा डेटा जो है, छोटे छोटे डेटा से हम जो है फिगर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आती बात वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं, कैसे निकाले इन्होंने? उनका जो डेप्ट है 1934 लाख है, इनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो हमने पता ही था ना कि एक तो डेप्ट और इक्विटी पहले पता कर लो। ये डेप्ट है, इक्विटी कैपिटल पता करें तो 75 इंटू 66 ये देख रखा है 4950। प्रपोर्शन पता कर लो, डेप्ट का परसेंटेज 1934 है, नहीं डेप्ट का परसेंटेज कितना है? डेप्ट का परसेंटेज इन द सेंस हमने परसेंटेज निकाल के हमने अब केडी निकालना है। तो केडी निकालना है तो 218.125 ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो 218.125 इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय केडी, ये इंटरेस्ट कॉस्ट हमने निकाली। तो ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है हमारा 1 माइनस टी होना चाहिए, तो कहते 1 माइनस टी करेंगे। और रही बात इक्विटी कैपिटल की, तो इक्विटी कैपिटल में कितना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे के रखा है 16% नीचे दे के रखा है। ठीक है भैया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कैलकुलेट कर ली 16% और इस तरीके से हमने केसी कैलकुलेट करा। अब क्या बोल रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन इक्वल है, मतलब कि जो भी कैपेक्स करेंगे वो इक्वली ऑफसेट हो जाएगा डेप्रिसिएशन से। is expected to be equally offset by depreciation in future and the debt is expected to decline in 2014. ठीक है, अब सिंस कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन इक्वल है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू इक्वली ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन। अब जब बात आ रही है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये ऑफसेट हो रहा है डेप्रिसिएशन से, तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन इक्वल है। ठीक है, तभी तो ऑफसेट हो रहा है, दे विल नॉट इन्फ्लुएंस, सिर्फ दोनों इक्वल है, मतलब कि मैंने जितना एक्सपेंडिचर करा है उतना ही अगर डेप्रिसिएशन है, इसके अलावा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, जैसे कि इसमें फ्री कैश फ्लो को अफेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो अब हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी निकाला पहले अपन ने, ईबीआईटी। ठीक है, ईबीआईटी में से टैक्स माइनस करा, मतलब पैट निकाला। तो पैट जो है हमारा वो कितना है 117.2 लाख। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारा जो ईबीआईटी है वो ईबीआईटी कैसे निकला हमारा? ईबीआईटी तो हमको दे के रखा है 245 लाख। ठीक है, उसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस किया, इंटरेस्ट जो माइनस किया, इंटरेस्ट भी दे के रखा है, तो ये इंटरेस्ट माइनस किया, जिसमें इन्होंने करा क्या कि ईबीआईटी है। ठीक है, तो ईबीआईटी में से इन्होंने मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट भी नहीं माइनस किया और उन्होंने भी टैक्स भी माइनस नहीं किया। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जो उन्होंने टैक्स का इफेक्ट दे दिया, मतलब कि इन्होंने ईबीआईटी में से 1 माइनस टी माइनस किया। ठीक है, तो ईबीआईटी हमारा आया आफ्टर टैक्स, मतलब कि अपन ऐसा बोल सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, या तो ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो उनका पैट है, पैट में इंटरेस्ट प्लस कर दो 1 माइनस टी, ये ज़्यादा ईजी है, ये ज़्यादा सही है। इधर जो है हमारा पैट और 1 माइनस टी अपन ऐसा कर लेते हैं कि पैट में से पैट प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसी तरीके से करा है। अब सी ये पैट प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टी, साथ ही साथ इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल मीन्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आप क्या समझते हो? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब कि मेरा कैश ज़्यादा डिप्लॉय हुआ है वर्किंग कैपिटल में, तो इस तरीके से जो है हमारा ये 3.52 ये 3.52 लाख खत्म होता है। और साथ ही साथ डेप्ट रिपेमेंट तो कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो डेप्ट रिपेमेंट हुआ नहीं, तो 169.344 माइनस 3.52 करा हमने, तो 165.824 आया। और इसका जो है हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो आएगा। अब रही बात है तो वैसे ही चले जा रहा है हर जगह। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 13.54 निकाला, ये 13.54 हमने क्यों निकाला? क्योंकि हम देखेंगे तो हमने कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल निकाला था 13.54, तो इससे हमने डिस्काउंट किया, तो इसी तरीके से चल रहा था और हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो निकल रहे थे। फिर रही बात आई तो हमने ये देखा था कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है 8% से 2014 तक तो 8% से इंक्रीज़ हो रहा था। तो हमें जो वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज़ लेना है, तो ठीक है हमने इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल लिया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो पहले से डिप्लॉय हो चुका होगा,
तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमें लेना है। साथ ही साथ तो इसी तरीके से हमारा जो EBIT कैलकुलेट हुआ, EBIT जो हमारा कैलकुलेट हुआ, तो EBIT में भी हमको ध्यान देना चाहिए कि EBIT जो कैलकुलेट हुआ था इसमें ग्रोथ रेट नहीं लगेगी, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल के ऊपर है। ये जो ग्रोथ रेट है वर्किंग कैपिटल के ऊपर है, तो बाकायदा हमने वर्किंग कैपिटल में जो ग्रोथ करा और जो इंक्रीज इन कैपिटल है, मतलब कि ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है। यही बात आती है डेप्ट का रीपेमेंट एंड में होता है। तो डेप्ट का रीपेमेंट किस तरीके से बोला है कि डेप्ट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन 2014। डेप्ट कितना है हमारा, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा डेप्ट कितना है। देखा जाए तो हमारा डेप्ट है 1934, तो 1934 डिक्लाइन कितना हो रहा है 30% इंटू 30% करो 580.2 तुम्हारा डिक्लाइन हो रहा है। और जो है जिस तरीके से आपने फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट किया अप टू 2014 कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब 14 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, डेप्ट तो डिक्लाइन हो गया, तो इतना पोर्शन है, डेप्ट 30% है। इक्विटी हमारा 4950 लेके, अब इक्विटी हमारा 4950 लेके ये 75, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर, और जो है हमने प्राइस से किया, जैसे हमारा जो है इक्विटी का प्राइस आया, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, जो हमारा फ्री कैश फ्लो था 240.336 2014 ऑनवर्ड्स, तो उसके ऑनवर्ड्स तो 240.336 हमारा था। अब इधर जो है हम क्या करेंगे, तो वही जब आता है इसी बात रहती है, जब परपेचुइटी रहती है वो इस ऑनवर्ड से फ्री कैश फ्लो ये होने वाला है। तो ऐसे केस में फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइड बाय KE माइनस जी, इधर हमारा क्या है KE हमारा KO माइनस जी, या हम कॉस्ट माइनस जी बोल सकते हैं। जो कॉस्ट है, ग्रोथ हमारा 6% है, एंड सिंस ग्रोथ हमारा 6% है, तो वैसे जो है हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट हो गया। अब हमको याद रखना पड़ेगा कि जो ये हमने करा, तो इससे जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आई 2014 की। अब 2014 की वैल्यू आई, तो हमको लेकर आना है इसको प्रेजेंट वैल्यू पे, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा जिस तरीके से 1 डिवाइड बाई 1.34। तो इस तरीके से जो वैल्यू ऑफ फॉर्म है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अप टू 2014 ये तो निकाला ही निकाला, साथ ही साथ कंटिन्यूइंग वैल्यू भी हमने निकाली। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाता है 1925। और वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर क्या है, वैल्यू ऑफ फॉर्म तो आपने निकाल लिया, वैल्यू पर शेयर क्या निकालोगे, फर्म की वैल्यू में से डेप्ट की वैल्यू माइनस कर दो, फर्म की वैल्यू में से डेप्ट की वैल्यू माइनस कर दो। डेप्ट की वैल्यू क्या है, डेप्ट की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। डेप्ट की वैल्यू है हमारा 1353.80 लाख, ये 1353.80 लाख हमने माइनस किया, तो हमारे जो है नंबर ऑफ शेयर हम डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से जो है हमारा वैल्यू पर शेयर आएगा। पर हमको समझना पड़ेगा कि ये जो तरीका है ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इधर आप डेप्ट की वैल्यू बाद की ले रहे हो, और वैल्यू ऑफ फर्म आपने जो निकाली है वो 1925.416 निकाली है, वो तो प्रेजेंट वैल्यू है, तो डेप्ट की वैल्यू भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये तरीका अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। देखते हैं कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है क्या, और देखो इधर अल्टरनेट सॉल्यूशन दे के रखा है। तो वैल्यू क्या कंसीडर किया, देखो 1934 लिया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 75 लाख लिया। तो ऐसे केस में जो है नेगेटिव आ रहा है, तो शेयर है जीरो वैल्यू, हैंस ओवर वैल्यू ज़ीरो वैल्यू है, और दिखा क्या रहे हो हमारी 66 वैल्यू है, ये जो है ये ओवर वैल्यूएशन है। तो ये तो अप्रोच हो गया हमारा फर्म कैश फ्लो अप्रोच, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म में से हम जो है वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्म कैश फ्लो अप्रोच, ठीक है। अब हमारा एक तरीका है इक्विटी कैश फ्लो अप्रोच। इक्विटी कैश फ्लो अप्रोच में क्या है, सबसे पहले रही बात आती है टैक्स रेट कैलकुलेशन करने की, तो टैक्स रेट तो हमने कैलकुलेट कर लिया सही तरीके से। रही बात आती है वर्किंग कैपिटल की, तो हमने वर्किंग कैपिटल को भी सही तरीके से कैलकुलेट कर लिया कि इंक्रीज़ जो है वो 3.52 हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उतना कैश डिप्लॉयड है, उतना माइनस हमको करना पड़ेगा। अब समझो, एंड सिंस कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन दोनों इक्वल है, तो उससे फ्री कैश फ्लो अफेक्ट नहीं हो रहा है। रही बात आती है फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करने की, तो फ्री कैश फ्लो भी कैलकुलेट हो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है, फ्री कैश फ्लो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2014 तक हमको कैलकुलेट करना है, तो हम फ्री कैश फ्लो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। अब हमें समझना पड़ेगा कि फ्री कैश फ्लो अप्रोच जो हमारा फर्म केस में अलग है और इक्विटी केस में अलग है। किस तरीके से अलग है, फ्री कैश फ्लो में भी हमने EIT लिया, मतलब पैट लिया, इधर भी हम पैट ले रहे थे, पर इधर इंटरेस्ट को भी जोड़ रहे थे कि ये देखते हुए कि यार जो डेप्ट है वो भी तो फर्म का ही पार्ट है, ठीक है, डेप्ट भी फर्म का ही पार्ट है। तो हम फर्म के एंगल से देखें तो
फ्री कैश फ्लो हमको फर्म का निकालना है, इधर इक्विटी का निकालना है, तो इंटरेस्ट भी माइनस कर देंगे। वो इंटरेस्ट माइनस है तो उसको कोई बॉदर ही नहीं किया, फिर डायरेक्ट चेंज इन वर्किंग कैपिटल लिया। मतलब इंटरेस्ट के रूप में जो खर्चा हो रहा है उसको खर्चा नहीं माना, उसको आउटफ्लो नहीं माना, क्योंकि फिर वो तो इक्विटी का एंगल आ जाएगा अगर मैं उसको भी आउटफ्लो मांगूंगा तो ऐसे केस में जो है इंटरेस्ट को भी अपने पास रखा और एक फर्म का निकाला, क्या फर्म के नज़रिए से इतना कैश आउटफ्लो रहेगा या इतना कैश फ्लो रहेगा, फ्री कैश फ्लो। तो इंटरेस्ट इधर ऑब्लिगेशन नहीं मानते हुए, जो इस फर्म कैश फ्लो फर्म के कैश फ्लो में इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं मानते हुए इसको पार्ट लिया। इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन होती तो इंटरेस्ट पेमेंट को भी माइनस करते, पर फर्म के केस में इंटरेस्ट पेमेंट आप कर रहे हो तो ये कोई आपका आउटफ्लो नहीं है। इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो वो आपका आउटफ्लो नहीं है, और इनफैक्ट जो है आपका आउटफ्लो नहीं है तो उसको ऐड बैक करो आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट का इफेक्ट सिर्फ टैक्स के लिए है। अब यही है, इसमें इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं दिया गया है, और इधर तो इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल हमारा ब्लॉकेज होगा। फ्री कैश फ्लो हमारा कैलकुलेट हुआ, फ्री कैश फ्लो से 16% से हमने डिस्काउंट कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। 16% इसलिए क्योंकि अब जब आप फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी निकाल रहे हो तो डिस्काउंटिंग भी आप जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से करोगे, अदरवाइज आप कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल से करते हैं। तो FCFE अगर होगा तो हमारी जो डिस्काउंटिंग है बकायदा वो KE से डिस्काउंटिंग होगी। ओके, सो ये हमने करने के बाद कंटिन्यूइंग वैल्यू, अगर हम कंटिन्यूइंग वैल्यू की बात करें तो कंटिन्यूइंग वैल्यू क्या है, तो वही है कि सिंपल सी बात कि हमको 117.473 आया इसमें। सी जो फ्री कैश फ्लो दे के रखा है वो 240.366 दे के रखा है 2014 ऑनवर्ड से, ठीक है, वो फ्री कैश फ्लो दे के रखा है। जब हमें इक्विटी अप्रोच से कैलकुलेट करना है तो ऐसे केस में हमको समझना पड़ेगा कि फ्री कैश फ्लो अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है, अर्निंग आफ्टर टैक्स उसमें से जो है बाकायदा हमने वर्किंग कैपिटल को माइनस करके जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को लेकर हमने आगे का निकाला। आगे का हम बोल सकते हैं कि हमने आगे का जैसे कि वर्किंग कैपिटल में माइनस करके जो फ्री कैश फ्लो आता है तो हमने वो ही जो है फ्री कैश फ्लो हमने आगे का निकाला, और आगे का निकाला तो ऐसे आगे कंटिन्यू चल रहा है, तो इस तरीके से जो है इसकी डिस्काउंटिंग करके इसको लेकर आए। ये हो सकता है कि फ्री कैश फ्लो ये माना गया है कि फ्री कैश फ्लो ये फर्म अप्रोच से है, तो उसका फ्री कैश फ्लो सूटेबल नहीं हो रहा है, हमें इक्विटी के हिसाब से फ्री कैश फ्लो निकालना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये फर्म अप्रोच है, ठीक है, ये फर्म अप्रोच थी, और हमने जो है कंटिन्यू वैल्यू हमने इक्विटी के हिसाब से निकाली। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी आई हमारी, अब वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी, 559 प्लस अप टू 2014 जो है वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर किया, हमारा 5.62 आया वैल्यू जो 66 बता रहा है, तो ये भी ओवर वैल्यूशन है। तो इस तरीके से जो है हमने फ्री कैश फ्लोज को समझा है कि क्या होता है कि EBIT में से आप इंटरेस्ट माइनस करते हो जो भी है, आप पैड कैलकुलेट करते हो। अब आपके ऊपर है कि अगर आपको 1 - T करना है प्लस इंटरेस्ट 1 - T करना है कि नहीं है, मतलब कि इन द सेंस अगर फर्म का अप्रोच है तो पैड में इंटरेस्ट 1 - T करोगे, इक्विटी होगा तो इंटरेस्ट 1 - T नहीं करोगे। सो अब जो है BRS INC, ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जैसे BRS INC। तो BRS INC जो है कंप्यूटर में डील करता है और कंप्यूटर एंड IT हार्डवेयर एंड पेरिफेरल में डील करता है, ठीक है। रिवेन्यू बता के रखा है, देखो नेक्स्ट 8 ईयर का कोई दिक्कत नहीं। फिनेंशियल पोजीशन बता के रखी है 31/3/12 की, ठीक है। अब लाइबिलिटी इक्विटी सब बता के रखा है। एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस 40% ऑफ सेल्स रेवेन्यू, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो भी कैश में है, तो वेरिएबल एक्सपेंडिचर तो यही है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कैश में है, वो एस्टिमेट ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके एस्टिमेशन थे। फिर कुछ एडिशनल एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर है और सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंडिचर है, तो कुछ एडिशनल और सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंडिचर देके रखा है, ठीक है, ये देके रखा है हमको। तो 8 साल का पूरा डिटेल देके रखा है। फिक्स्ड असेट जिसमें डेप्रिसिएशन है, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 15% एज पर WDV मेथड, और एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिटेल दे दी। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे दिया, एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ रेवेन्यू। टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म निकालना है अगर ग्रोथ जो है 8 साल के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 5%। डेटा तो पूरा हो गया हमारा, जिसमें हमको रिवेन्यू दे के रखा है, रिवेन्यू के साथ हमें जो है फिनेंशियल पोजीशन दे के रखी है,
कुछ वेरिएबल एक्सपेंडिचर, एडिशनल एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें देख रखी हैं। सबसे पहले अगर आप फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म निकालो, जो भी है आपको, सबसे पहले तो अगर कॉस्ट की बात करें तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी देख रखा है, मतलब आप फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी निकालोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, पर आपको फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म निकालना है। ठीक है, आपको फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले तो कैसे निकालेंगे, हमारा डेब्ट का पोर्शन कितना है, इक्विटी हमारा 12, डिबेंचर हमारा 8। ठीक है, अभी 12% डेब्ट है। ठीक है, अब डिबेंचर अपना 8, हमने हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रपोर्शन लगा के, हमने हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रपोर्शन को करके जो के ई को उससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारा वेटेड कॉस्ट आ गया। ठीक, ये हमारा आ गया वेटेड कॉस्ट, ये आ गया वेटेड कॉस्ट। अब वेटेड कॉस्ट को निकालने के बाद हमने एक डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाया। डेप्रिसिएशन शेड्यूल किस लिए बनाया, क्योंकि अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन है तो नॉन कैश। ठीक है, फिर भी हमने इसका शेड्यूल बनाया। शेड्यूल बनाने इसमें ज़रूरी है क्योंकि अभी आपको उसके कॉम्प्लिकेशन समझ में आएंगे। अब सी एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो आप। ठीक है, तो फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस देख रखा है, कैसे देख रखा है, ये 17 देख रखा है। ठीक है, ये 12 का देख रखा है। एक्सपेक्टेड रिवेन्यू 8 साल का, ये 12 के बाद का है। अभी की फिनेंशियल पोजीशन बता के रखी। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो भैया लग ही गया होगा कि नहीं लगा, तो लग गया होगा। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन में पहले साल में इतना है तो डेप्रिसिएशन 15%, फिर जो है हमारा 17.5 माइनस 2.63, उसमें फिर क्या ऐड हुआ, वो ऐड हुआ 0.80। तो ऐसे बैलेंस भी निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस लिखो इधर, क्लोजिंग बैलेंस। तो आपने डेप्रिसिएशन का भी शेड्यूल बना दिया। रही बताती है इन्वेस्टमेंट की, तो आपने इन्वेस्टमेंट का, अब आप इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला, आपने डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बना दिया, वो हमें आपके काम आएगा। फिर रही बताती है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी टर्मिनोलॉजी इधर यूज़ हुई थी कि इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो आप, तो अगर हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देख रखा है, तो ये एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब समझो 20% रिवेन्यू है, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट जो वर्किंग कैपिटल में है वो 20% ऑफ रिवेन्यू है। ठीक है, 20% ऑफ रिवेन्यू है, तो ऐसे केस में हमको समझना पड़ेगा हमारा रिवेन्यू कितना है, तो साल के रिवेन्यू के अकॉर्डिंग हमारा 20% निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये रिवेन्यू देख रखा है हमको, रिवेन्यू देख रखा है, किस तरीके से हम बताएंगे आपको रिवेन्यू देख रखा है, ये रिवेन्यू देख रखा है। 20% जो है ये एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बिगिनिंग का बता के रखा है। ठीक है, अब 20% ये हुआ, तो इन्वेस्टमेंट 2.10 करोड़ का। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट समझो, अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है, अब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करंट एसेट का देख रखा है 3, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट तो यही है अभी फिलहाल। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो हो सकता है वो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ये करंट एसेट है। अब एग्जिस्टिंग तो 10 है। एडिशन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो रिक्वायर्ड है। अब एडिशन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रिक्वायर्ड है 0.50, ये प्लांट एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर 0.50, ये और वो 1.60, क्योंकि 1.60 की बात अगर हम करें तो ये कहाँ से आया है, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट तो 3 लाख है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन जो है करंट एसेट है वो, सी ये जो हमारा करंट एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट कितने रिक्वायर्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो गलती से हो गया। इधर जो है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर में 0.50 है, करंट एसेट में 20% ऑफ रिवेन्यू है। तो अब करंट एसेट में सिंस 20% ऑफ रिवेन्यू है तो सिंपल सी बात है कि बात ये आती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट इतना रिक्वायर्ड है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 3 है। ओके,
तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमने डिटरमाइन किया है, तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतना है, और जो हमारा करंट एसेट है 20% रेवेन्यू, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जरूरी है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हमारा वैसे भी 3 लाख है जो दे के रखा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात आती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 0.5 का 0.8 हो जाएगा क्योंकि दे के रखा है, ठीक है। तो ये गिवन है, ये डेटा गिवन है। रही बात है हमारी करंट एसेट की, जो 20% ऑफ रेवेन्यू है, करंट एसेट हमारा 20% ऑफ रेवेन्यू है, तो हमें जो है अगला रेवेन्यू हमारा देख रखा है 10, उसका 20% है। टोटल हमारा जो है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 2.8 है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अभी कितना है करंट एसेट में, तो सी समझो इसमें उन्होंने क्या किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये 1.60 जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एस्टिमेटेड 1.60 है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट तो 3 है, ठीक है, 2.10 अभी है हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ये बिगिनिंग की बात है। एंड में क्या होगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट में, वो उसमें से कैश जो है वो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर में लग जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में तो 20% ऑफ रेवेन्यू ही एस्टिमेटेड है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड तो 2.10 है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में ही है 3, 50% हमने ईयर एंड में कैपिटल एक्सपेंडिचर को दे दिया, तो ये जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट की अभी ज़रूरत नहीं है। अगले से भी ऐसे ही सेकेंड ईयर के बिगनिंग में कि जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमको 0.80 है, एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर लग रहा है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड करंट एसेट में वो 2 है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2.5 है। अब 2.5 है तो सिंपल सी बात है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है 2.5 है, तो ऐसे केस में हम जो है सिर्फ 0.5 ही दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो 2 तो हमको करंट एसेट चाहिए, तो हम 0.5 एक्सेस में दे सकते हैं। तो जो हमारा एक्सेस करंट एसेट है वो यूज़ हो रहा है इन फुलफिलमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड। तो ऐसे ही अब रिक्वायरमेंट है, और ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने ऐसे कैलकुलेट किया, तो इस तरीके से हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया। अब पॉइंट ये आता है कि अब हमें जो है हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लिया, देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लिया, हमने बाकायदा डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमारी जो रिवेन्यूज़ है, रेवेन्यूज़ में से हमने बाकायदा तो जो हमारा रिवेन्यू है, रिवेन्यू जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें से हमने माइनस किया है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है तो वेरिएबल कॉस्ट का जो भी है सिचुएशन, वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट को इधर पुट किया गया है। जैसे कि 40% ऑफ सेल्स रेवेन्यू है तो ठीक है, फिक्स कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो वो भी लिखना ही पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस करा है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट को भी माइनस किया है। सी 50% ऑफ WDV एज पर दी WDV मेथड अगर हम देखें तो फिक्स एसेट कितनी है 17, ठीक है, फिक्स एसेट 17 है। डेप्रिसिएशन है, बाकायदा हमने डेप्रिसिएशन भी माइनस किया। इस तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर आया, EBIT आया, टैक्स माइनस किया, नोपैट आया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सी या तो तुम इंटरेस्ट भी माइनस कर देते, इंटरेस्ट भी तो देख रखा है, 12% ऑफ बॉन्ड में इंटरेस्ट भी माइनस कर देते। देखो 2 तरीके, या तो EBIT में से 1 - T कर दो, या तो पैट प्लस इंटरेस्ट 1 - T कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इन्होंने भी यही किया कि EBIT कैलकुलेट किया, EBIT में से जो है इन्होंने टैक्स माइनस किया और नो पैट आ गया, ठीक है, ओके। तो इन्होंने भी ऐसे ही कैलकुलेट किया है कि या तो ऐसे कर लो कि EBIT में से आप इंटरेस्ट माइनस करो, इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपका नेगेटिव में आ जाएगा EBT, और वो नेगेटिव में जो आएगा उसका आप टैक्स सेविंग देना। यूँ क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव आता है 10 तो उसका आप इंटरेस्ट माइनस करते हो ना, तो ऐसा नेगेटिव आता है तो उसमें फिर इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो टैक्स सेविंग हो जाती है। फिर आप क्या करोगे, वो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आप फिर क्या करोगे, आप जो इंटरेस्ट है 1 - T जो है इंटरेस्ट 1 - T वैसे करके भी नोपैट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नोपैट ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है, वो वैसे भी कैलकुलेट हो सकता है। तो हमने नोपैट निकाला, तो नोपैट निकालने के बाद नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अब ग्रॉस कैश फ्लो E प्लस डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का है ना, अब डेप्रिसिएशन ऐड कर लो, ठीक है। तो नोपैट आया, तो नोपैट में से जो है आपने डेप्रिसिएशन ऐड करा। अब डेप्रिसिएशन आपने ऐड करा, फिर जो आपने आपकी जो नीड थी एडिशनल, ठीक है, क्योंकि हमको ये खर्चा करने का है, या एडिशनल कैश की जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी, तो फ्री कैश फ्लो आया और फ्री कैश फ्लो से आपने निकाल लिया। अब
कंटिन्यूइंग वैल्यू मतलब कि बोलना ये चाह रहे हैं कि 6.54 एंड में है और बाद में जो ग्रोथ है वो 5% से बढ़ जाएगी, जो भी हमने बात करी। तो उसको वही के माइनस जी करो, फिर जो है के माइनस जी करने के बाद हमने कैलकुलेट करा, अब इसको जो है 8 साल से इसकी डिस्काउंटिंग करो तो 22.749। तो कंटिन्यूइंग वैल्यू ये आ गया, एक्सपेक्टेड पीरियड ये आ गया, हमारा वैल्यू ऑफ फर्म आ गया, टोटल वैल्यू, उसमें से वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस करो। अब वैल्यू ऑफ डेप्ट कब की माइनस करोगे, वैल्यू ऑफ डेप्ट दे के रखा हमारा 8, ऐसा तो है नहीं कि रीपेमेंट कर दिया, ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा और इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेशन भी ओवर होता है। अब थोड़ा सा हम जो है वो नोपैड के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ईवीए के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उस पर हमको है क्वेश्चंस, ठीक है, तो हमको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, अब हम वो देख लेते हैं, राइट। सो अगर हम देखें तो ईवीए का कैलकुलेशन है, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, नोपैड में से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या बोल के रखा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई करो। तो WACC जो कैलकुलेट होगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड पे होगा, पर जो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड WACC अप्लाई होगा ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में। नोपैड इफ़ वी डिराइव थ्रू फिगर्स देन डोंट गो टू परसेंटेज, मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जब नोपैड दे के रखा है फिगर्स में, देन वो परसेंटेज वाला कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी कैलकुलेट नोपैड देन डोंट गो फॉर ROCE इंटू CE, क्योंकि अगर आप नोपैड ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो तो ROCE इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एरर आ सकता है। तो एक तरीका तो ये होता है कि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन ने माइनस किया और कैपिटल एम्प्लॉयड का अपन ने मल्टीप्लाई किया। पर एक तरीका ये है कि नोपैड में से WACC इंटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो, ठीक है। तो ये नोपैड हो गया। अब ठीक है, डिविडेंड हम जो 20% लेते हैं तो वो वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं होता अनलेस एंड अनटिल ऐसा दिया हुआ नहीं हो स्पेसिफिक। तो अब जो है हमारा बीटा की बात करें तो हाईएस्ट पास बीटा देना पड़ता है अगर क्वेश्चन में बीटा एक से ज़्यादा दे के रखा हो पास्ट का, तो हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पास बीटा देखना पड़ता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए। जो हमने बात करी थी वो है ये कि नोपैड, ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नोपैड नहीं होता, नोपैड करंट ईयर का प्रॉफिट होता है। नोपैड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नोपैड कैसे होगा कि पैट है, ठीक है, उसमें से इंटरेस्ट 1 - T ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इनकम ऐड कर लो, ठीक है। डेप्रिसिएशन इधर नहीं आता क्योंकि हम कैश फ्लोज नहीं निकाल रहे, राइट। अदरवाइज हम जो है वो डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो समझना पड़ेगा कि जब हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो इंटरेस्ट वगैरह हम ऐड करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट लेस करेंगे तो टैक्स इफेक्ट के लिए, बट डेप्रिसिएशन जब हम ऐड करेंगे तो उसको आफ्टर टैक्स इफेक्ट डेप्रिसिएशन का नहीं देंगे, जब हम फ्री कैश फ्लोज निकालेंगे तब। तो ये तो फ्री कैश फ्लोज की बात हो गई, ठीक है। और आती बात कि जो है हमारा ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। तो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसा है कि 2 तरीके हैं कैलकुलेट करने के, असेट साइड है, लाइबिलिटी साइड भी है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में असेट साइड लाइबिलिटी साइड 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जो है इस पे बेसिस पे एक बार क्वेश्चन करते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखें तो क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 61 देखते हैं। अब कांस्टेंट इंजीनियरिंग डेवलप करा है हाईटेक प्रोडक्ट, रिड्यूस द कार्बन एमिशन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो हाईटेक प्रोडक्ट डेवलप करता है, प्रोडक्ट हाई डिमांड में है, प्रोडक्ट पेटेंट करवा के रखा है जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो फिर भी ले लेंगे। नेटवर्थ 200 करोड़ है, लॉन्ग टर्म डेप्ट 400 करोड़ है, ठीक है। प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है रेवेन्यू 84 करोड़। द रेट ऑन 365 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड इज 10% पर एनम। बॉन्ड पोर्टफोलियो जनरेट करता है 12% रिटर्न। स्टॉक ऑफ द कंपनी मूव्ड इनटू टैंडम इन द मार्केट। EVA कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम तो ये देख लेते हैं कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल की बात नहीं करके रखी इन्होंने। देखो एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है ये अगर हम देखें तो इसमें हमको इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें लाइबिलिटी साइड से तो ऐसे ही कैलकुलेट होता है।
पर जब एसेट साइड से देखा तो एक प्रोडक्ट है, पेटेंट करा के रखा है, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है, तो पेटेंट राइट है उसके, नेटवर्थ 200 करोड़ है, लॉन्ग टर्म डेप्ट 400 करोड़ है। ठीक है, तो हमारा जो नेटवर्थ है वो 200 करोड़ है, लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे 400 करोड़ है, और प्रोडक्ट पेटेंट नहीं करवा के रखा है, तो वो प्रोडक्ट पेटेंट के राइट है, पेटेंट करवा के रखा है पर बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं है, तो पेटेंट राइट है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमने इस तरीके से हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला। तो या तो ऐसा बोल सकते हैं कि EVA जब हम SFM में कैलकुलेट करें तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट लेना पड़ता है। अब हम आगे देख लेंगे, क्योंकि इधर भी इसके पहले भी अगर क्वेश्चन में देखें तो क्या क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट लिखा है, जिसमें वर्किंग कैपिटल, PPE, पेटेंट राइट सब आया। तो ठीक है, वर्किंग कैपिटल भी आ जाएगा, ये टोटल इन्वेस्टमेंट होगा SFM के केस में। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में आप देखो तो वर्किंग कैपिटल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पेटेंट राइट, इधर तो आया ही आया, इधर भी नेटवर्थ जो है, लॉन्ग टर्म डेप्ट आया, पेटेंट राइट आया, तो इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट पूरा दिया। जब बात आती है हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो उसमें तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 200 करोड़ नेटवर्थ है, 400 करोड़ डेप्ट है। ठीक है, अब इक्विटी की बात करें तो उसमें पेटेंट राइट ओके, तो उन्होंने इक्विटी, तो उन्होंने जो है पेटेंट राइट को नेटवर्थ के साथ जोड़ के इक्विटी कैलकुलेट कर लिया, 300 करोड़ की इक्विटी अलग से दे के रखा है। नेटवर्थ 200 है, नहीं इक्विटी अलग से नहीं दे के रखा है, पर उन्होंने ऐसे ही उसको इक्विटी माना, तो इसलिए कुछ हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इक्विटी उन्होंने ऐसे माना है। तो प्रपोर्शन कैलकुलेट करके उन्होंने क्या किया कि कैलकुलेशन करे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला। अब ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये लगेगा हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल में 700 करोड़ में। प्रॉफिट कितना हमने अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया हमने 84 करोड़, तो नो पैट प्रॉफिट जनरेट अ रिवेन्यू। ठीक है, ये हमारा है इनकम अर्न। ओके, इधर नो पैट की जगह भी इनकम अर्नड है, इधर भी इनकम अर्नड है। ठीक है, तो इनकम अर्न जो करा है हमने उसमें से जो है ये माइनस करा तो हमारा EVA आ गया। तो EVA यही जो है SFM में ऐसे कैलकुलेट होता है। सो इनकम अर्न थी हमारी, इनकम अर्न दे के रखा है 84 करोड़, उसमें से बाकायदा जो है माइनस किया हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से इन्वेस्टिंग कैपिटल जो भी लग रहा है EVA, हमने माइनस EVA आया फिर हमारा, इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है, इस तरीके से हमने EVA देख लिया है। अब हम कुछ बात करते हैं लीवर्ड, अनलीवर्ड या गियर्ड या अनगियर्ड बीटा। तो बीटा लीवर्ड या अनलीवर्ड, गियर्ड या अनगियर्ड बीटा होता है। तो जो बात आती है लीवर्ड बीटा की, तो लीवर्ड बीटा मतलब हमारे पास डेप्ट है, और अनलीवर्ड या अनगियर्ड मतलब कि डेप्ट नहीं है, पूरा इक्विटी से फाइनेंस है। जैसे कि इधर देखो, अगर ABC इक्विटी से फाइनेंस है और इक्विटी डेप्ट से फाइनेंस है, तो इक्विटी है तो लीवर्ड अनलीवर्ड, डेप्ट है तो लीवर्ड गियर्ड। इसका बीटा ऑफ अनलीवर्ड, बीटा ऑफ लीवर्ड। अब सोर्स, इसके सोर्स से पैसा आ सकता है, कैपिटल दे के रखा है, और बाकायदा सोर्स और कैपिटल के साथ जो है हमें साथ ही साथ सोर्स और कैपिटल के साथ हमारे पास कितना अवेलेबल है फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे सपोज करो कि बैंक सबसे पे है और 1 लाख डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अमाउंट रखा पड़ा है। ठीक है, तो 1 लाख डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अमाउंट रखा पड़ा है, तो ये है जैसे सोर्स है हमारा। तो डेप्ट इक्विटी ऐसे करके हमारे पास सोर्स है, कैपिटल है, फंड एक्यूमुलेटेड फंड हमारे पास 1 लाख है। ठीक है, अब 1 लाख है, इक्विटी है, तो ये तो पूरा अनलीवर्ड हो गया, बाकी सब लीवर्ड है, ये अनलीवर्ड है, बाकी सब लीवर्ड है। 1 लाख रुपए जो थे हमने इक्विटी में बांटा, तो रिकवरी 50% की हुई, 50% की नहीं, 50% है। तो कुछ बीटा है, बीटा उसका 1 है। ठीक है, बीटा ऑफ अनलीवर्ड उसको बेस लिया 1 है। अब डेप्ट इक्विटी 1:1 हुआ, तो जो 1 लाख है, 1 लाख तो हमारा डेप्ट को रिकवर करने में जाएगा, तो जो है रिकवरी नहीं हुई इधर। तो जो पहले रिकवरी होती थी 50% की, अब नहीं हुई, मतलब कि डाउनफॉल हो गया 50 का। जब डाउनफॉल हो गया 50 का मतलब जितने का है उतने का ही डाउनफॉल हो गया, मतलब एक तरीके से 100% हो गया। चेंज इन मतलब कोई डाउनफॉल डिवाइड बाय बेस क्या है 50, ये 100% हो गया हमारा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, ये तो लीवर्ड तो था, बीटा ऑफ अनलीवर्ड तो था 1। अब साथ ही साथ जो है
बीटा ऑफ लीवर्ड, तो मतलब कि पहले रिस्क थी 1, अब 1 का 100% और ऐड हो गया तो 1 और ऐड हो गया। चलो ठीक है। रही बात आती है इधर अगली बात की कि 0.50 1.5 था, 1 लाख था, मैंने 0.5 इधर डिस्ट्रीब्यूट किया, 0.5 इधर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इधर मिले कितने, 0.50 डिवाइड बाई 1.50, रिकवरी कितने की हुई 0.33, मतलब 33% की रिकवरी हुई। तो पहले 50 की होती थी, अब 33% की हुई। तो चेंज जो आया है वो रिस्क 33% से बड़ी है। अब मेरा बीटा ऑफ लीवर्ड जो आ गया है 1 + 33%, मतलब 1.33 आ गया। ठीक है, 0.4 1.60 बाकायदा जो है 0.4 1.60, ये रेशियो नहीं है, ये अमाउंट दे के रखा है। 1 लाख में से 0.4 माइनस किया तो 0.60 जो है 1.60 की रिकवरी करने में मदद किया। तो 0.60 डिवाइड बाई 1.60 अगर हमने करा 37.5%, 37.5% की हमारी रिकवरी हुई। पहले पहले अगर देखा जाए तो 50 था, अब 37.5 है, तो इससे जो चेंज है 50 माइनस 37.5 डिवाइड बाई 50 करो, तो 50 माइनस 37.5 डिवाइड बाई 50, ये 25%, ये 25% की बात है। ठीक है, ये 25% हुआ कैलकुलेट। ये 25% जो है वो अनलीवर्ड में 1 है, 1 + 25% मतलब 1.25 हो गया। सही बात है। वापस डेब्ट और इक्विटी की, तो 0.8 1.20, तो एक कप जो हमारे रुपए है वो 0.8 में बटा, बचा हुआ हमारा इक्विटी में बटा। जो रिकवरी हुई है वो 0.20 की हुई है डिवाइड बाय 1.20, मतलब रिकवरी हुई है हमारी 16.66% की। तो पहले 50% की हुई थी, 16.66% की, इसका चेंज निकाला तो ऐसे रिस्क 166.67 हो गया, मतलब 1.66 या 1.67 जो होगा हमारा बीटा ऑफ लीवर्ड। तो बीटा ऑफ लीवर्ड ऐसे कैलकुलेट करने का तरीका है। एक और तरीका है कैलकुलेट करने का कि बीटा ऑफ अनलीवर्ड जो होता है, बीटा ऑफ लीवर्ड जो होता है वो होता है बीटा ऑफ अनलीवर्ड प्लस डेब्ट इक्विटी रेशियो। ऐसे देख लेते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो पहले में डेब्ट इक्विटी रेशियो नहीं था, तो बीटा ऑफ लीवर्ड बीटा ऑफ अनलीवर्ड सेम हो गया। तो जैसे बीटा ऑफ अनलीवर्ड था, बीटा ऑफ लीवर्ड भी वही आया। पर अगले इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है, 1:1 है ना। तो बीटा ऑफ अनलीवर्ड प्लस 1 इंटू डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 + 1 × 1, तो इस तरीके से 2 आ गया, क्योंकि इधर भी 1 है और डेब्ट इक्विटी रेशियो भी 1 है, तो 1 + 1, तो ये हमारा बीटा ऑफ लीवर्ड आ गया 2। अब मजे आएंगे। अब मजे है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है 0.5 और 1.5। कितना डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.5 डिवाइड बाई 1.5, या अपन बोल सकते हैं 1:3 बोल सकते हैं, 33% डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, बीटा ऑफ अनलीवर्ड 1 है, 1 + 0.33, 33% है ना, 1 + 0.33, तो 1 ब्रैकेट में 1 + 0.33, तो एक तरीके से जो हो गया वो हो गया हमारा 1.33। ओके, तो इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेशन करे। ठीक, इसी तरीके से हमारा बीटा ऑफ लीवर्ड और अनलीवर्ड आ जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीटा ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा ऑफ अनलीवर्ड प्लस 1 + डेब्ट इक्विटी। अगर इस पे जो है टैक्स दे के रखा है तो 1 - t हो जाएगा, तो उसका टैक्स इफेक्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो डेब्ट है, तो डेब्ट इक्विटी, देखो डेब्ट इक्विटी मतलब कि डेब्ट वाला पोर्शन, जैसे 1:2 होता है या 1/2 करा अभी हमने, तो 0.5% डेब्ट है। ठीक है, 0.5 आधा उसमें डेब्ट है। जब डेब्ट इक्विटी होता है तो हमने ये करा कि यार डेब्ट कितना है, इक्विटी कितना है। ठीक है, तो जो डेब्ट वाला पोर्शन है इस पर हमने जो है 1 - t करा। सो जैसे कि अगर हम देखें तो क्वेश्चन में अभी हम बीटा कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में हम जो है पर्टिकुलर हम बीटा कैलकुलेट करेंगे। बाकी कुछ मर्जर एक्विजिशन की बेसिक्स है कि मर्जर एक्विजिशन में हम करते क्या है कि हम गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं ऑफ द एक्वायरर एंड टारगेट कंपनी। ठीक है, स्वैप रेशियो है। ठीक है, बिल्कुल स्वैप रेशियो भी हमको देखना पड़ता है। कुछ बेसिक समझने की बात है, तो EPS होता है हमारा जो अर्निंग है अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो हो सकता है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो तो इक्विटी शेयर की अर्निंग है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करें, और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ऐसे केस में EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। पोस्ट मर्जर EPS, हम पोस्ट मर्जर EPS में करते क्या है कि हम दोनों की अर्निंग ले लो और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी, और एक्वायरर ने और कितने इशू करे हैं टारगेट कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तो उसको डेल्टा एन बोलता है। ठीक है, ये हमारा हो गया, तो पोस्ट मर्जर EPS हो गया। स्वैप रेशियो में भी ऐसे ही होता है कि टारगेट कंपनी का फैक्टर न्यूमरेटर में होता है, एक्वायरर का डिनोमिनेटर में होता है। फॉर एग्जांपल कि सपोज करो ये तो देखो शेयर है,
वैसे टारगेट जो है चीज़ें न्यूमरेटर में ही आती है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास टॉफ़ीज़ है, ठीक है, आप 2-2 रुपये की टॉफ़ीज़ बनाते हो, ठीक है, तो अगर आप शेयर की जगह टॉफ़ीज़ पे चले गए, 2-2 रुपये की टॉफ़ीज़ बनाते हो, अब जो है आपको एक पेन खरीदना है, पेन खरीदना 10 रुपये का पेन है, तो आप क्या करोगे? आपको टॉफ़ी से उसको कंपेंसेट करना है, जैसे कि इधर शेयर से कंपेंसेट होता है। आप क्या करोगे? 10 रुपये की टॉफ़ी है तो 10 डिवाइड बाय 2-2 रुपये के हमारे जो है टॉफ़ी, 10 रुपये के जो है हमारी पेन है और 2-2 रुपये की टॉफ़ी है, तो 10 डिवाइड बाय 2 रुपये की टॉफ़ी, 5 टॉफ़ी आप दोगे, तो जो स्वैप रेशो है, ठीक है, तो 5:1 हो गया। मतलब कि उसका एक पेन लेने के लिए जो 5 टॉफ़ी के बराबर था, तो उसका एक पेन लेने के लिए मेरे को मेरे 5 टॉफ़ीज़ देनी पड़ी, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं कि अब सपोज़ करो कि वो 10 रुपये का पेन नहीं है, वो उसके पास बड़ी टॉफ़ी, वो एक बड़ी टॉफ़ी लेने के लिए हमें उसको 5 छोटी टॉफ़ीज़ देनी पड़ी, तो 5:1 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो स्वैप रेशियो 5:1 हो गया, जिसमें टारगेट को हमने जो है न्यूमरेटर में रखा और जो है हमने हमारे शेयर्स के वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखा। तो इस तरीके से जो है रेलेवेंट फैक्टर, जो भी रेलेवेंट फैक्टर है, भैया एमपीएस है तो एमपीएस ऑफ टारगेट, ईपीएस है तो ईपीएस ऑफ टारगेट, तो ऐसे कैलकुलेट करना है हमको। अब कुछ क्वेश्चन में पी रेशियो दे के रखेगा और पी रेशियो नहीं दे के रखेंगे। अब जब पी रेशियो दे के रखे तो एक तो वो टाइप का क्वेश्चन होता है। अब पी रेशियो दे के रखे, ठीक है, पी रेशियो दे के रखे और साथ ही साथ पी रेशियो दे के रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अर्निंग आफ्टर टैक्स से नंबर ऑफ शेयर्स दे के रखा है, ये अर्निंग टैक्स की बात की है, नंबर ऑफ शेयर्स दे के रखा है, हमने ईपीएस कैलकुलेट कर लिया। पी रेशियो इधर नहीं दे के रखा है, पी रेशियो नहीं दे के रखा है तो आप मार्केट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो फिर अर्निंग्स कैसे निकालोगे आप? जो है वो प्री पोस्ट मर्जर अर्निंग, ये सब कैसे निकालोगे? तो पोस्ट मर्जर अर्निंग फिर आप अर्निंग के बेसिस पे निकालोगे, जो कि 58,000 प्लस 2,000, ये अर्निंग के बेसिस पे निकाल दिया, 62,000 हो गया। और जो है आप फिर आपको तो अर्निंग्स की टर्म्स में निकालोगे ना फिर, और गेन और लॉस कैसे निकालोगे एक्वायर और टारगेट का? तो सबसे पहले तो कंबाइंड ही निकालूँ, कंबाइंड ईपीएस आ जाता है तो उसमें 2700 और बाकायदा 365 इंटू 0.45 हो जाएगा तो 164.25, तो 365 शेयर की जगह मैं अपने 164.25 दूंगा। एक तरीके से जो है हमारे नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ जाएंगे और हमारा पोस्ट मर्जर ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारा पोस्ट मर्जर ईपीएस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब पॉइंट की बात ये है कि पोस्ट मर्जर ईपीएस आया, मेरा प्री मर्जर ईपीएस कितना था? 21.48, पोस्ट मर्जर ईपीएस है 21.65, बहुत ईजी है, मेरे को तो मजे हो गए। और शेयर कितने हैं? शेयर तो 2700 ही रहेंगे। वो इधर आएगा डिफरेंस, इधर ये आएगा कि प्री मर्जर ईपीएस 10.96 365 पे था, पोस्ट मर्जर ईपीएस जो है हमारा 21.65 कितने पे है? हमारा 365 पे, ठीक है। तो हमको वैसे समझना पड़ेगा कि प्री मर्जर ईपीएस जो है वो 10.96 था ना, या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो आप कि प्री मर्जर ईपीएस जो है हमारा 10.96 था, पोस्ट मर्जर ईपीएस जो है हमारा जो है 21.65 है, पर वो पर शेयर पे है, तो मैं तो 0.45 ही आपको दे रहा हूँ। जब मैं 0.45 ही आपको दे रहा हूँ तो 21.65 इंटू 0.45 आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो कि हाँ ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो है या तो ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो कि 10.96 365 पर कैलकुलेट करो और 21.65 इंटू कितना शेयर इशू करें, कितने शेयर इशू करें 365 इंटू 0.45 164.25। तो जो आपने बाकायदा जो अपना 10.6 है, 10.6 को तो आपने 365 भी इशू करा, पर 164 पॉइंट, ठीक है, ऊपर 164.25 जो हमारी बात आती है कि 10.96 तो आपने कितने 365 भी इशू कर दिया, तो आपने प्री मर्जर की बात कर ली। पोस्ट मर्जर में क्या है? पोस्ट मर्जर में जो वैल्यू है वो 21.65 है। अब वो 21.65 किस पे है? वो 21.65 अगर देखा जाए तो 21.65 है, ठीक है। तो ये जो है हमने हमारा जो है कैलकुलेशन करा, इस तरीके से गेन और लॉस हमारा आया। अब गेन और लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, गेन और लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करा, तो या तो भैया इसमें जो कैलकुलेशन किया है कि पोस्ट मर्जर 21.65 इंटू 0.45 करा, और जो है गेन और लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर हमारा 365 है, ठीक है, देकर रखा है 365, तो इस तरीके से हमारा गेन और लॉस कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो पहले हमको 10.96 मिलता था, अब हमें जो है
जो भी वैल्यू आ रही है हमारी, हमने 365 से डिवाइड किया, हमारा गेन और लॉस आया। अब एक दूसरा तरीका है कि भैया जब आपको पी वैल्यू दे के रखी है, पी वैल्यू दे के रखी, तब आप क्या करोगे, आप मार्केट वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू निकाल लो। पी वैल्यू दे के रखी हो, बता के रखा है कि पोस्ट मर्जर के बाद आपको पोस्ट मर्जर पे आपको पी इतना मेंटेन करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पी रेशियो आपको 16 मेंटेन करना है, तो अर्निंग को छोड़ के आप पी रेशियो कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो पी रेशियो कैलकुलेट किया तो मार्केट वैल्यू कितनी है आपका, पहले तो मार्केट प्राइस निकालो। मार्केट प्राइस तो कितनी है, 16 इंटू 21.48, तो आपकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। मार्केट प्राइस से आपकी जो है मार्केट वैल्यू आ जाएगी 343.68 मल्टीप्लाई बाय 2700, ये वैल्यू आ गई। या तो एक तरीका ये है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स में पी रेशियो मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका तो ये है, जब आप अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो आप ईपीएस में पी मल्टीप्लाई करते हो तो शेयर की मार्केट वैल्यू आती है। तो फर्म की अर्निंग, शेयर की अर्निंग पे आपने पी लगा लिया तो शेयर का मार्केट वैल्यू आ गया। तो पूरी प्रॉफिट पे अगर पी लगा लोगे तो मार्केट वैल्यू फर्म की आ जाएगी। चलो ठीक है, आपने इसे कैलकुलेट किया और दोनों में सेम हद तक ये आंसर आ रहा है, वैसे इधर भी हुआ। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये मार्केट वैल्यू आपने कैलकुलेशन करा, अब गेन और लॉस कैलकुलेट करना है। गेन और लॉस इसके पहले हमने कैसे कैलकुलेट किया था कि प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर करके, प्री मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर ईपीएस। ठीक है, इधर कैसे कैलकुलेट होगा कि जो हमारा कंबाइंड वैल्यू है, जैसे कि इधर भी जो बात हुई थी वो तो चलो पोस्ट मर्जर ईपीएस कैलकुलेट हुआ, फिर ईपीएस कैलकुलेशन हो गया। इधर भी यही है कि अगर जो है आपका कंबाइंड मार्केट वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 58,000 प्लस 4,000, यही हुआ 58,000 प्लस 4,000 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 9,92,000। ठीक है, ये आया। अब जो है गेन पर शेयर, अब हमको गेन पर शेयर देखना है। ठीक है, तो गेन पर शेयर कितना, तो अगर हम देखें जब हमारी मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 9,92,000 आ रहा है। ठीक है, गेन पर शेयर, अब हमने गेन पर शेयर कैसे कैलकुलेट किया, तो आपने जो ईपीएस का जो डिफरेंस, ईपीएस का जो फंडा चल रहा था वो इधर एमपीएस पे लगा लो कि एमपीएस हमारा 142.48 है। आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, मतलब आपको कैश कितना ऑफर कर रहे हैं। जब मर्जर हो रहा है तो आप किसी को एक्वायर करोगे ना, तो कैश कितना ऑफर कर रहे हैं, 155। तो कायदे से देखा जाए तो 12.52 का आपको गेन हो गया 365 रुपये। ये हो गया एक तरीके से आपका गेन कैलकुलेशन, 12.25 इंटू 365, 12.25 इंटू 365, ये 4471.25 इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, एक तरीका जो है कैलकुलेट करने का गेन पर शेयर वो ये है कि तो अब सी हमारी जो कंबाइंड मार्केट वैल्यू है वो कैसे आई थी, हमारी 58,000 और 4,000 जो हमारा शेयर का प्राइस है, उसमें जो है हमें जो है 58,000 और 4,000 हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स है। वो अर्निंग आफ्टर टैक्स में बाकायदा हमने हमारा ईपीएस जो है, हमारा पी रेशियो मल्टीप्लाई करके हमारी कंबाइंड मार्केट वैल्यू आ गई थी। कंबाइंड मार्केट वैल्यू में से अब आइडिया की मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आइडिया की मार्केट वैल्यू, वो आइडिया की मार्केट वैल्यू ऐसे निकलेगी कि 9,92,000 में से हमने क्या रिड्यूस करा, हमने रिड्यूस करा कि भैया 365 शेयर है, 365 शेयर है, 155 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 365 शेयर हमने 155 से मल्टीप्लाई कर दिया इन द सेंस कि 365 शेयर को हमने 155 दिया, वो माइनस करके हमारी जो आइडिया मार्केट वैल्यू ऑफ आइडिया हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैसे कैलकुलेट कर लिया। अब आती बात कि अगर हमारा कैश ऑफर आया, सेकंड तरीका कैलकुलेट करने का, ये तो पहला तरीका कैलकुलेट करने का जिसमें गेन पर शेयर हम कैसे निकाल रहे हैं, जिसमें गेन पर शेयर हमने ऐसे कैलकुलेट किया कि इनका तो आइडिया का तो हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा तरीका था कि हमने कंबाइंड मार्केट वैल्यू में से आइडिया का मार्केट वैल्यू निकाला, तो कंबाइंड मार्केट वैल्यू में से अगर हमने इसका आइडिया का माइनस करें तो वोडाफोन का मार्केट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जो है ये मार्केट वैल्यू वोडाफोन आना चाहिए, तो ये जो है हमने कैलकुलेट किया तो हमारा माइनस करा तो हमारा वो आंसर आया, तो आया हमारा का मार्केट वैल्यू ऑफ वोडाफोन। और प्री मर्जर कितना था, प्री मर्जर तो था ना, प्री मर्जर कितना था हमारा, नंबर ऑफ शेयर अर्निंग पर शेयर। अगर मार्केट वैल्यू की बात करें 21.48 इंटू 16, नंबर ऑफ शेयर कितना था 2700, 927,936। ठीक है, मतलब वो 9,28,000। अब सिंस वो 9,28,000 था, इस तरीके से हमने जो है गेन हमारा कैलकुलेट किया। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने एक्वायरर का जो है कैलकुलेशन करा।
वो गेन निकाला। दूसरा तरीका ऐसा कैलकुलेट करने का है कि भैया देखो 9,92,000 है, 9,92,000 पहला तो ठीक है, तो वो पहला तरीका हो गया। हम तो दूसरे तरीके से ही चलते हैं, तो पहला तरीका हम काटते हैं, ईजी था वो भी, पर हमको काटते हैं कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। क्या है कैश ऑफर? सेकेंड मेथड क्या है कि भैया ये दोनों मिलाकर जो है हमारी वैल्यू कितनी है 9,92,000। अब इसमें जो है वैल्यू इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो 9,28,000 और 52,000 है। जैसे आया कि पी रेशो को EAT से मल्टीप्लाई किया तो यू उनकी मार्केट वैल्यू ये है, और मर्जर की बात की अलग है। तो मर्जर के पहले की जो है वो 9,28,000 प्लस 52,000 किया, मर्जर के बाद की 9,92,000 है। तो ये जो डिफरेंस है यही तो है सिनर्जी, ये सिनर्जी है, मर्जर की सिनर्जी, ये सिनर्जी गेन है। अब यही उसमें से तो देखो, अगर इतना ही होता तो फिर गेन और लॉस की बात नहीं आती, पर इससे कुछ हद तक बड़ा है, वो सिनर्जी है। अब वो जो सिनर्जी है तो इसमें टारगेट को कितना मिला है, एक्वायरर को कितना है। तो अगर हम देखें टारगेट का कि हम किसको एक्वायर कर रहे हैं, सामने को एक्वायर कर रहे हैं, मतलब सामने वाला हमारा, हम एक्वायरर है, सामने वाला टारगेट है। 142.48 उसका मार्केट वैल्यू है, मर्जर के बाद 155 हो जाता है क्योंकि कैश ऑफर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 365 शेयर पे इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो एक तरीका यही है कि पीसी इसको कितना है, पीसी इसका निकाला हमने, पीसी हमने बाकायदा निकाला 365 शेयर, 365 जो है उसको हमने पहले 155 के भाव से हमने उसको पेमेंट करा, कैश ऑफर है ना। और रही बात इसकी वैल्यू क्या है प्री मर्जर, जैसे हमारा डिफरेंस आया गेन। अब ये जो हमारा टोटल है सिनर्जी में से गेन माइनस करो, तो सिनर्जी में से बकायदा हमने गेन माइनस करा टारगेट का, हमारे पास गेन आया एक्वायरर का 7425। तो इस तरीके से जो है हमने हमारा गेन कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस गेन आ गया हमारा, ठीक है। ये कैश ऑफर है, ठीक है। अब एक आता है अगर अपन ने शेयर ऑफर करा तो देखो कैश ऑफर है तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब शेयर ऑफर है तो क्या होगा, शेयर ऑफर है तो भी एक तरीका है इसमें कैलकुलेशन करने का, सिनर्जी वैल्यू मेथड से कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर भी सिनर्जी वैल्यू मेथड से ही हम कैलकुलेशन करते हैं। चलो ये हमने काटा, नहीं इसमें सिनर्जी वैल्यू मेथड है तो ओके, हाँ ये हमने इस तरीके से काटा, हम सिनर्जी वैल्यू चलता है। देखो सिनर्जी तो कुछ भी हो 12,000 ही आएगी, सिनर्जी तो 12,000 ही आएगी, सिनर्जी वैल्यू अफेक्ट नहीं होता, भले वो कैश ऑफर हो या शेयर ऑफर हो, सिनर्जी तो हमारी 12,000 ही रहेगी। अब समझो पहले जो है कैलकुलेशन जो टारगेट फार्म का गेन का था वो ऐसा था कि भैया देखो उसकी जो शेयर प्राइस जितनी भी थी, कितनी थी उसकी शेयर प्राइस 142.48 उसकी मार्केट वैल्यू थी। वो पी रेशियो से अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया था EPS को, तो उसकी वो मार्केट वैल्यू आती थी। तो वो जो हमने करा और उसमें से हमको मिले कितने 155, तो उसकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा मिला, तो ये इसका गेन हो गया। इधर गेन कैसे निकालेंगे, गेन इसका ऐसे निकालेंगे कि देखो 365 है, 365 शेयर है, उसके बदले में हम कितने दे रहे हैं, हमारे 1.45, तो हमने 0.45 दिया, तो 365 इंटू 0.45 164.25। अभी जो है 164.25 जो है बाकायदा वो टारगेट। अब 164.25 है तो कितनी वैल्यू के, तो हमको देखना पड़ेगा 164.25 आप शेयर दे रहे हो कितनी वैल्यू के, तो ये तो पोस्ट मर्जर प्राइस 346.34। ये पोस्ट मर्जर प्राइस कैसे कैलकुलेट हुआ, ये पोस्ट मर्जर प्राइस ऐसे कैलकुलेट हुआ कि देखो मर्जर करने के बाद जो है पी रेशियो आपको मेंटेन करना है। तो ऐसे केस में सिंपल सी बात है कि पी रेशियो जब हमको मेंटेन करना है तो हमने 62,000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 9,92,000 आया, और यही 9,92,000 आया, यही हमारा 9,92,000 है। अब शेयर कितने दे रहे हैं, 164.25 दे रहे हैं। तो जितने उनके शेयर है, जितने हमारे शेयर है एक्वायरर के, जितने एक्वायरर के शेयर है, साथ ही साथ 164.25 ऐड करो तो हमारा जो है पोस्ट मार्केट प्राइस आ जाएगा, पोस्ट मार्केट प्राइस आ जाएगा 346.34। तो पोस्ट मार्केट प्राइस आएगा हमारा 346.34। अभी जो है 346.34 हमारा जो है वो पोस्ट मार्केट प्राइस है, तो ठीक है 346.34 हमारा जो है पोस्ट मर्जर प्राइस है, ठीक है। तो हमारा पोस्ट मर्जर प्राइस 346.34 है। अब क्या करें, तो अगर हम देखें
तो देखा जाए तो 164.5 था, पोस्ट मर्जर प्राइस हमारा 346.34 आया, क्योंकि 992 को हमने कंबाइंड शेयर से डिवाइड किया। इसमें अब हम समझें 346.34 बनता है, इसकी वैल्यू जो थी, टारगेट की वैल्यू, वो तो सिर्फ 52,000 थी। 52,000 इन द सेंस कि मार्केट वैल्यू तो उसकी सिर्फ 52,000 थी। पी रेशो को अगर हमने EAT से मल्टीप्लाई किया तो भी जो हम देखें तो 52,000 आ रही है। अब 52,000 आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू 52,000 है। अब हम क्या करेंगे, हम उसको 365 शेयर की जगह 0.45 शेयर दे रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है 346.34। तो वैल्यू से ज़्यादा 56,000 तक उसकी वैल्यू 56,886, ये हम उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो सामने के लिए उसका गेन तो हो गया ना 4886 का, सामने को 4886 का गेन हो गया। अब सामने को जब 4886 का गेन हुआ तो हमने सिनर्जी में से हमने सामने वाले का गेन हटा के हमारा गेन लेकर आ गए। तो इस तरीके से हमने हमारा कैलकुलेशन कर लिया। ये हो गया जब पी रेशियो नहीं है, और पी रेशियो है और पी रेशियो नहीं है। पी रेशियो नहीं है उस पर भी कैलकुलेशन करा हमने, पी रेशियो है उस पर भी हमने कैलकुलेशन करा। अब सिनर्जी वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करने के, सिनर्जी वैल्यू मेथड कैलकुलेशन करने के दूसरे भी तरीके हैं जहाँ पे हम जो है सिनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एक्वायर और टारगेट कंपनी का डेटा दे के रखा है, D0 दे के रखा है, G दे के रखा है, D1 निकाल लेंगे, KE माइनस G जो भी है वो भी निकाल सकते हैं, और शेयर्स दे के रखे 10,000। देखें तो प्री मर्जर प्राइस क्या होगा, D1 अपॉन KE माइनस G, D1 अपॉन KE माइनस G हमारा प्री मर्जर प्राइस हो जाएगा। तो प्री मर्जर प्राइस हमारा कैलकुलेट हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स से भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमने वैसे कैलकुलेशन कर लिया। तो प्री मर्जर प्राइस हमने कैलकुलेट किया, D1 अपॉन KE माइनस G, जो भी वैल्यू आई बाकायदा नंबर ऑफ शेयर से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो प्री मर्जर प्राइस कैसे है, D1 अपॉन KE माइनस G। तो अगर हम देखें 11, D1 11 हो जाएगा ना, D1 11 हो जाएगा, KE माइनस G 5%, 220 आया, इधर 52.5 आया, 220 है और इंटू 10,000, तो 22 लाख हमारा प्री मर्जर का हमारा वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इधर जो वैल्यू आ गई, इधर भी एक सिस्टमेटिक एक वैल्यू आ गई। अब चेंज इन ग्रोथ टू 8%। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर एक्वायर करा है तो ग्रोथ बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा टू 8%, 8% से बढ़ जाएगा, 8% तक बढ़ जाएगा। तो अगर हम देखें तो अब हमने जब प्री मर्जर की प्राइस निकाली है 52.5, तो 52.5 प्लस 8% करेंगे तो जो है 52.5 है हमारा। अगर जो है चेंज 8% हो जाएगा, मतलब कि D0 5 दे के रखा है, इंटू 1.08 करा तो 5.4 हो गया। KE माइनस G तो 15 माइनस 8 करेंगे इधर, फिर 15 माइनस 8 तो यार बात 7% आएगा, तो 77.14 आ गया। तो प्री मर्जर प्राइस हमारा जो है 52.5 और जो हमारा है 77.14 हो गया मर्जर के बाद। ये जो है डिफरेंस, ठीक है, मर्जर के पहले मर्जर के बाद ये जो चेंज है, तो 52.5 माइनस 77.14 24.64, ये 24.64 किस पे कैलकुलेट होगा, 5,000 पे कैलकुलेट होगा। ये है हमारी सिनर्जी, देखो ये है हमारी सिनर्जी, ठीक है, कि पहले जो है 52.5 था हमारा शेयर का प्राइस, अब जो है 77.14 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारी सिनर्जी हो गई। तो जब हमारी सिनर्जी कैलकुलेट हुई 123,200, तो अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी ऑन डिवाइड बाय एन प्लस डेल्टा एन, इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होगा। तो वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी, वैल्यू ऑफ ए कितना है, शेयर्स दे के रखे हैं, प्री मर्जर प्राइस दे के रखी है, ठीक है। तो 10,000 इंटू 220 लाख 22 लाख और 262500, 22 लाख प्लस 262500, ये हमारा वैल्यू ऑफ ए और बी आया, प्लस हमारी सिनर्जी आई प्लस 123,200 आया, 2585,700 आया। अभी जो है 2585,700, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड बाय शेयर 10, और स्वैप रेशियो है तो 5 की जगह इसको 1250 शेयर दे रहे हैं, तो डिवाइड बाय 11 250, तो 229.84 आया। ये शेयर का हमारा प्राइस आ गया, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि मर्जर के बाद की प्राइस है, ठीक है। अब मर्जर के बाद की प्राइस है,
अब मर्जर के पहले की प्राइस क्या है, मर्जर के पहले की प्राइस दे के रखी हमें, ये मर्जर के बाद की प्राइस है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना वो स्वैप रेशियो से, ठीक है। फिर हमने मर्जर के पहले की प्राइस और मर्जर के बाद की प्राइस ऐसे कैलकुलेट करके हमने गेन निकाला, और उसमें से ही जो है हमने डिफरेंस माइनस करके हमने लॉस निकाल लिया। ये हमने गेन टारगेट कंपनी का निकाला, फिर हमने एक्वायरर का निकाल लिया, ठीक है। पीसी की बात करें तो इधर इन्होंने क्या किया कि पीसी की बात करें तो हम 287,300 मतलब सामने वाले को पे कर रहे हैं। कैसे वो निकला 287,300 कि हम जो है पे कितना कर रहे हैं 77.54 77.54 है शेयर, 77.54 इंटू 1250, 77.54 जो हमारे शेयर है, सॉरी 77.54 इंटू 29.84 इंटू 1250 करेंगे तो पीसी इतना दे दिया, ठीक है। ये हमने दिया। टारगेट कंपनी की यूथ कितनी वैल्यू थी 287,300 हमने उनको दिया है। यूथ की कितनी वैल्यू थी 262500। 262500 कैसे निकाला हमने 262500 ऐसा है कि 52.5 का हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो 262500 इसकी वैल्यू थी। हमने ज़्यादा वैल्यू दे दिया तो हमारा गेन हो गया, गेन टू टारगेट 24800। इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमने बचा हुआ फिर सिनर्जी का जो डिफरेंस है 123,200 में से 24800 माइनस करो तो बचा हुआ एक्वायरर का हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकायदा हमने जो है कैलकुलेशन करा है, और कैलकुलेशन करके हमने मर्जर एंड एक्विजिशन को समझा है। जहाँ पे पी रेशो भी देके रखा है, पी रेशो नहीं भी देके रखा है, सारे क्वेश्चन हमने इसके देखे जो रेलेवेंट थे, जो जिसके थ्रू हम जो है कंसेप्ट को समझ सकते हैं।